एक्सेस नवंबर 21 का पेपर था जो हमने काइंड ऑफ स्टार्ट किया था। तो इसको मैं जल्दी से आपके इसमें से निकाल लूँ व्हाट्सएप में से अपनी। वेयर डिड आई प्लेस इट, वेयर डिड आई प्लेस इट? मैं डायरेक्ट टीचर्स ग्रुप से निकालता हूँ। वेयर ये 2142 ये वाला पेपर था। राइट जी, इसको मैं आज सेव भी कर देता हूँ नीचे ताकि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स में डाल देता हूँ इसको अपने फिलहाल। एंड लेट्स सी हाउ इट गोज। राइट जी, तो नवंबर 21 का ये पेपर हमने स्टार्ट किया था। सेक्शन ए हमने स्किप किया था और सेक्शन बी पे आए थे। पहला क्वेश्चन, डिस्कस वेदर मार्केट फेलियर कैन बी सक्सेसफुली एलिमिनेटेड बाय गवर्नमेंट्स। किसी बच्चे को इसमें प्रॉब्लम? कल हमने इसको एट लेंथ डिस्कस किया था। ऑल क्लियर? ओके, कुछ यस और नो? अजहर बेटे, हाउ क्लियर वर यू ऑन दिस? एंड रिदा, एवरीबडी? ये सेकंड क्वेश्चन जो था, डिस्कस वेदर, सॉरी, क्लियर है सर। क्लियर है? राइट, चलिए लेट्स नाउ सेकंड वाला हमने वो भी क्लास में हमने कर लिया था और अजहर ने बहुत अच्छा ग्राफ भी बनाया था। सो मेरे ख्याल में डिफरेंस कर्व वाला भी अब क्लियर हो गया है। कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बता दें। ओके, सो अब देखिए बेटे, लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 4। एक्सप्लेन, या ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छी तरह करा दूं क्योंकि ये बकायदा नोट्स के अंदर से है, तो अभी 2 मिनट में हो जाएगा। Discuss the extent to which GDP is a useful measure, sorry, correction, useful measure of living standards and economic development. तो ये हमारा जो क्वेश्चन है इसको हमने अपने नोट्स के थ्रू बड़े आसानी से हम कर सकते हैं। दोबारा क्वेश्चन देख लें। डिस्कस द एक्सटेंट टू विच जीडीपी इज अ यूजफुल मेजर ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड्स एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो अब थोड़ा सा मैं आपको ये पहले करवा चुका हूँ क्लास में, बट ओ आई काइंड ऑफ रिमेंबर वी हैड टू डू कोर्स इन दिस, लेकिन अब 4 बच्चे हैं तो आई शुडंट गो देयर। लेट्स जस्ट डू इट लाइक दिस। ये देखें जी, नोट्स A2 हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये जो पहला डॉक्यूमेंट है उसको मैं ओपन कर रहा हूँ। एंड लेट्स जस्ट गो टू सी हाउ कॉमनली दीज क्वेश्चंस आर रिपीटेड, कि आप लोगों को मैंने क्यों वो क्वेश्चंस बार बार करने के लिए कहा था। अब देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन नजर आ जाएगा और ये देखिए इसके बाद, सॉरी ये तो पहला था, ये भी एक कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन ये जीडीपी वाला उससे भी कॉमन है। ये देखिए वही क्वेश्चन, डिस्कस इफ जीडीपी इज अ गुड इंडिकेटर ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड, या वो कोई भी नेशनल इनकम मेजर कह सकता है, या समटाइम्स एचडीआई को कह सकते हैं। बात घुमा फिरा के वही आ जाती है। डिस्कस इफ जीडीपी इज अ गुड इंडिकेटर ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड्स, 25 मार्क्स। सबसे पहले विल डिफाइन जीडीपी। आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू नो इट्स द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ओवर अ ईयर। ठीक है। उसके बाद आप थोड़ा सा बता दीजिएगा कि क्यों अच्छा मेजर है। जीडीपी इज अ गुड measure as it is the most commonly used measure of living standards and economic development का इंडिकेटर के तौर पे। Most countries consider each other's development or comparatives through using GDP। फिर उसके बाद जी, GDP can be converted into real GDP, right? Real GDP means adjusted for inflation। बेस ईयर प्राइसेस पे मेजर करके आप मालूम करते हैं कि हमारी आउटपुट कितनी बढ़ी है। सो रियल जीडीपी में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है, डिफ्लेटर वाला फॉर्मूला यूज करके। देन इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू रियल जीडीपी पर हेड या पर कैपिटा बाय डिवाइडिंग इट विद पॉपुलेशन। रियल जीडीपी को पॉपुलेशन पे डिवाइड करके नाउ इट बिकम्स रियल जीडीपी पर हेड, यानी एवरेज इनकम्स का मेजर बन जाता है। तो बहुत अच्छा कंपैरेटिव मेजर इस लिहाज से बन जाता है। फिर जी, जीडीपी को ही हम फर्दर कन्वर्ट करते हैं एचडीआई में। 1/3 में एचडीआई में जीएनपी यूज होता है जो जीडीपी से बनता है।
फिर जीडीपी को न्यू म्यू में कन्वर्ट करते हैं, वो मैं भी थोड़ी देर में दोबारा दिखा दूंगा कि व्हाट वर न्यू म्यू। ठीक है, आई थिंक वन ऑफ यू इज लुकिंग टू जॉइन अस। एक मिनट जी, वेयर इज माय मीटिंग? हाँ, वेयर इज माय मीटिंग? Damn it, I can't see my meeting now. एक सेकेंड बच्चों, मैं वापस आता हूँ आपकी क्लास के ऊपर, मीटिंग के ऊपर। यस, मेरीन तारिक। अस्सलाम वालेकुम मेरीन, लुक एट द टाइम यू आर जॉइनिंग मेरा बेटा, प्लीज कम ऑन टाइम। राइट, सो हम उसी क्वेश्चन को लेके चल रहे हैं। ये मेरीन एक जल्दी से क्वेश्चन देख लो। आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। ये देखिए मेरा बेटा, ये जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये सॉरी, डिस्कस द एक्सटेंट टू विच जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज अ यूजफुल मेजर ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड्स। और इसका आंसर मैं करवा रहा हूँ अपने नोट से। देखो, आइडेंटिकल क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ये सारे क्वेश्चंस बारी बारी। सो जी, जीडीपी को डिफाइन किया, मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री ओवर अ ईयर। फिर बताया क्यों अच्छा मेजर है, इट कैन बी कन्वर्टेड into real GDP by adjusting it for inflation using this deflator formula. Then it can be converted into real GDP per capita by dividing real GDP with population. राइट, सो एवरेज इनकम मेजर्स बन जाता है। उसके अलावा जी, जीडीपी कैन बी कन्वर्टेड इनटू HDI. It's used as a one third part of HDI by converting it into GNP, and then it can be also converted into new MU, net economic welfare, measurable economic welfare। ये हमने सब किया हुआ है, शायद भूला हुआ होगा, मैं दोबारा भी दिखाऊंगा। इसके अलावा जी, जिन कंट्रीज का जीडीपी पर हेड ज्यादा होता है, फिस्कल डिविडेंड आता है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू ज्यादा मिलता है टैक्सेस से और स्पेंडिंग कम करनी पड़ती है, तो उनकी इकोनॉमी में ग्रोथ आती है, इनकम्स बढ़ती हैं, एम्प्लॉयमेंट्स बढ़ती है, लिविंग स्टैंडर्ड्स अच्छे होते हैं। सिर्फ एक डिटेल्ड पैराग्राफ इन फेवर ऑफ जीडीपी एज अ मेजर ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड्स। अब यहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड्स को भी थोड़ा सा हम बता देते हैं कि लिविंग स्टैंडर्ड्स एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर अ फार वाइडर टर्म देन इकोनॉमिक ग्रोथ। The economic growth is just about monetary welfare, whereas living standards refers to quality of life, how happy people in citizens of a country are, how many opportunities of leisure and entertainment do they have, what is the condition of environment, crime rates कैसे हैं, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, ट्रैंक्विलिटी कितनी है। तो ये बहुत वाइड मेजर होता है, एजुकेशन, हेल्थ, सारा कुछ इसके अंदर आए थे। सो बेसिकली लिविंग स्टैंडर्ड्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ मच वाइडर टर्म, तो जीडीपी उसके लिए अच्छा मेजर नहीं है। ये हमने बड़ा डिटेल में पढ़ा था, दोबारा देख लेते हैं। व्हाई नॉट अ गुड मेजर? सबसे पहले तो जीडीपी कुछ चीजों को मिस कर जाता है। आपकी हिडन इकोनॉमी या इनफॉर्मल इकोनॉमी, शैडो ग्रे, जो भी इसका नाम ले, ये इलीगल है या नॉन टैक्स डिक्लेयर्ड है। नॉन कस्टम पेड कार, स्मगलिंग का माल, घरों में मेड होना, इलीगल ब्लैक मार्केट ट्रांजैक्शंस। तो जिन कंट्रीज में हिडन इकोनॉमी बहुत वाइड एंड रैम्पेंट है, उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स आर यूजुअली मच बेटर देन व्हाट द जीडीपी शोज। उसके बाद जी, दूसरा मसला, डू इट योरसेल्फ एक्टिविटीज। अपने कमरे को आपने खुद पेंट कर दिया, अपनी गाड़ी को खुद ठीक कर दिया, प्रोडक्टिव एक्टिविटी है, लेकिन ना कोई थर्ड पार्टी इंगेज हुई, सिर्फ एक पेंट का डब्बा यूज हुआ, तो बेसिकली जीडीपी में सिर्फ पेंट का डब्बा है, आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हुई है वो उसमें नजर नहीं आ रही। सबसिस्टेंस फार्मिंग, अफ्रीका पूरा जो है, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ग्रो देयर ओन फूड एंड कंज्यूम इट, ना वो कभी बिकती है, ना बेची जाती है, ना खरीदी जाती है, ना एक्सपोर्ट होती है। तो बेसिकली it is missed from the GDP. Non-marketed activities, productive activities such as women helping their husbands in agriculture, farming, etc. ये भी जीडीपी में नहीं आता। तो चार काउंट्स पे जीडीपी कई चीजें मिस कर जाता है। बच्चों, कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? आई नीड अ लिटिल बिट ऑफ रीइटरेशन। सबको समझ आ रहा है? नॉट जस्ट रिदा, बाकी बच्चे भी प्लीज बोलें। Yes, sir. थैंक यू। लेट्स गो टू इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। जीडीपी बढ़ रहा है, आपका जीडीपी पर हेड बढ़ रहा है, लेकिन इनकम्स में वाइड गैप्स है। रिच हैव अ लॉट एंड पुअर हैव अ लॉट लिटिल, लॉट लेस। सो एज अ रिजल्ट द पिक्चर प्रेजेंट्स कि जी बहुत अच्छे हालात हो रहे हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो रही है। ओनली फ्यू माइट बी एक्सपीरियंसिंग वेरी हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ। आप कह सकते हो 1960s में पाकिस्तान में ओनली 22 families were enjoying 90% of the wealth of the country। फिर जी, कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी। जीडीपी बढ़ रहा है, लेकिन क्यों? प्रोडक्शन ऑफ मिलिट्री गुड्स हो रही है, F-16s वगैरह बन रहे हैं, मिलिट्री गन्स एंड कैनन्स बन रही हैं, तो उससे हमारे
लिविंग स्टैंडर्ड्स इंप्रूव नहीं होंगे, हमें कंज्यूमर गुड्स जब तक नहीं मिलेंगी। फिर इसी तरह गवर्नमेंट कैपिटल गुड्स पे ज़्यादा लगा रही है, फैक्ट्रीज वगैरह, रोड्स वगैरह पे, वक्ती तौर पे लिविंग स्टैंडर्ड ड्रॉप हो जाएंगे। जीडीपी कहेगा जी बहुत अच्छे हालात हो रहे हैं क्योंकि बड़ी महंगी महंगी कैपिटल गुड्स बन रही होंगी। हाउएवर फ्यूचर में जब कैपिटल गुड्स कंज्यूमर गुड्स बनाएंगी, हमारे लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहे होंगे, लेकिन जीडीपी कह रहा होगा लिविंग स्टैंडर्ड उतने ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ रहे। सो अगेन टू काउंट्स पे फेल हुआ। ये पॉइंट समझ आ गया जी, कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी वाला। बट ऑल यू नीड नाउ इज रीइटरेशन। ये मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ इंशाल्लाह ट्यूसडे को। मोस्ट ऑफ यू agreed that I should get them made, so please make good use of them, right? Number 4 is जी क्वालिटी ऑफ गुड्स। जीडीपी बढ़ रहा है लेकिन क्वालिटी अच्छी नहीं है। हमारे जो टीवीज हैं वो रंग साफ नहीं अच्छे दे रहे, म्यूजिक सिस्टम साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं है, कपड़े जो हैं वो दे नॉट नाइस, नाइस फील टू वेयर, तो हमारी लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव नहीं होंगे। इसी तरह जीडीपी कांस्टेंट है पीरियड के ऊपर, लेकिन लोगों के पास फ्री टाइम ज्यादा है। इतना जीडीपी नहीं बढ़ रहा, लोगों के पास फ्री टाइम ज्यादा है, तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ तो बहुत अच्छी हो गई है, लेकिन जीडीपी शो नहीं कर रहा। अब छठा पॉइंट आपने क्यों यूज करना है, अगर खाली जीडीपी का वर्ड हो जैसे हमारे इस क्वेश्चन में है, अलबत्ता रियल जीडीपी पर हेड वगैरह लिखा हुआ है तो उस केस में आप ये पॉइंट यूज नहीं करेंगे। छठे पॉइंट में क्या है जी कि जीडीपी में रिफ्लेक्ट ग्रोथ, बट इट वाज ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस लेवल, यानी महंगाई की वजह से लगा कि जी बहुत हालात अच्छे हो रहे हैं, तो लिविंग स्टैंडर्ड्स इन रियलिटी में नॉट हैव इम्प्रूव्ड, तो वी शुड कन्वर्ट जीडीपी इनटू रियल जीडीपी। पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अ पर्सन इन यूके अर्निंग 5000 पाउंड्स can afford a much smaller house, no maids, no drivers, just one car, उसका लिविंग स्टैंडर्ड इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में अगर वो 11 लाख रुपए मंथली अर्न कर रहे हैं, यानी 5,000 पाउंड ही, तो वो बहुत कंफर्टेबल है, इज लिविंग लाइक अ किंग। 2 कनाल का घर है, 2 गाड़ियां हैं, एक स्विमिंग पूल है उसमें, 4-5 मेड्स एंड मुलाजिम है, तो ही इज एंजॉयिंग अ मच बेटर लिविंग स्टैंडर्ड देन व्हाट योर जीडीपी इज सजेस्टिंग। वंस अगेन आई कांट लेट पीपल एंटर। ये क्या हो रहा है आज मेरे इसमें, चले एनीवेज लेट्स नाउ, बेहतर हो गया। उमर गफूर डिसाइडेड टू शो अप, गुड बॉय, राइट जी। सो परचेजिंग पावर पैरिटी, यानी कि इफ नॉन ट्रेडेबल गुड्स एंड सर्विसेज जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होती, मसलन हेयर कट्स, ब्यूटिशियन सर्विसेज, डेवलपिंग कंट्रीज वगैरह में ये बहुत सस्ती हैं, वेयर हमारे मुल्कों में बाहर के मुल्कों में ये बहुत महंगी है। आई टोल्ड यू द एग्जांपल ऑफ $25 हेयर कट्स, बेसिक वाले। तो देयरफॉर परचेजिंग पावर पैरिटी हमारे मुल्कों में बहुत हाई है, तो जीडीपी हमें गलत शो कर रहा होता है, हमारी लिविंग स्टैंडर्ड उतने लो नहीं होते जितना नॉमिनल जीडीपी पर हेड शो कर रहा होता है। कंसिडरिंग ऑल द अबव वी शुड यूज अदर मेजर्स। एचडीआई, न्यू म्यू, अब जरा थोड़ा सा उनको देख लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट फुली बिल्ड हो जाए कि इस कॉन्सेप्ट क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, वैसे भी वो मेजर्स भी याद आ जाए। सॉरी आई थिंक आई हैव गॉन अ बिट फार, या गॉन अ बिट हायर, लेट्स गो डाउन। लिविंग स्टैंडर्ड, जी जी, पहले तो जीडीपी था, सेकंड देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। एक पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट ने एक इंडियन इकोनॉमिस्ट के साथ मिलकर बनाया था, कंपोजिट मेजर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है पहला, जिसमें जीडीपी के अलावा भी कुछ चीजें शामिल की थी। इन्होंने कहा जी 1/3 वेटेज दें जीएनपी को, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को। वो क्या होता है, जीडीपी में ऐड कर दें नेट प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो हमारे फॉरेनर्स, पाकिस्तानी फॉरेनर्स बाहर से अर्न करके ला रहे हैं वो ऐड कर दो, और जो फॉरेनर्स, अदर फॉरेनर्स पाकिस्तान से कमा के लेके जा रहे हैं वो माइनस कर दो, तो वो बन जाएगा जीएनपी। उसको परचेजिंग पावर पैरिटी पे एडजस्ट करो, 1/3 वैल्यू उसको दो। 1/3 किसको दो, लिटरेसी इंडेक्स को, एवरेज ईयर्स ऑफ स्कूलिंग फॉर अ 25-year-old मैन और वुमन इन अ कंट्री। पाकिस्तान का मैंने आपको बताया था 3.8 ईयर्स फॉर women एंड 5 पॉइंट सम फॉर मेन, तो टोटल मिल मिला के 5 साल भी नहीं बनते एवरेज ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड स्कूल अटेंडेंस। 1/3 दे दो लाइफ एक्सपेक्टेंसी को, यानी कि हाउ मेनी इयर्स अ न्यू बॉर्न बेबी कैन एक्सपेक्ट टू लिव। युगांडा में 42, जापान में 90, तो लिविंग स्टैंडर्ड का जमीन आसमान का फर्क। सो बेसिकली इट्स अ मच बेटर कॉम्पोजिट मेजर, क्वालिटेटिव है, सिर्फ क्वांटिटेटिव यानी सिर्फ मनी फिगर्स को नहीं देख रहा, हेल्थ एजुकेशन को भी देख रहा है। सो अगर एक कंट्री 1 स्कोर करता है एचडीआई में तो मतलब है इसका फुली डेवलप्ड, और अगर 0 स्कोर तो मींस टोटली अनडेवलप्ड। बेनिफिट्स क्या हैं जी, मोर कॉम्पोजिट मेजर है, शोज बेटर इंडिकेशन ऑफ डेवलपमेंट। प्रॉब्लम्स क्या है, आराम से इसके फिगर नहीं मिलते, नेट पे भी जरा थोड़ा आपको ढूंढने में मसला आएगा, और मोस्ट कॉमनली यूज नहीं है। एक और लिविंग स्टैंडर्ड का इंडिकेटर, नेट इकोनॉमिक वेलफेयर, मेजरेबल इकोनॉमिक वेलफेयर, न्यू म्यू, न्यूजीलैंड के एक मशहूर इकोनॉमिस्ट सैमुअल नॉर्डहाउस ने इसको डेवलप किया।
वो कहते हैं कि जीडीपी इटसेल्फ बुरा मेजर नहीं है, वी नीड टू एडजस्ट इट टू बिकम अ बेटर मेजर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो हम क्या करें जी, वी ऐड द वैल्यू ऑफ हिडन इकोनॉमी एंड लेजर टाइम वगैरह टू जीडीपी, जिनकी वजह से लिविंग स्टैंडर्ड अप थे और जीडीपी लो था। तो हिडन इकोनॉमी की वैल्यू कैस करके लगा दो, लेजर टाइम की वैल्यू बना के मॉनेटरी वैल्यू ऐड कर दो जीडीपी में, और एक्सटर्नल कॉस्ट पोल्यूशन वगैरह जो जहाँ पे जीडीपी लिविंग स्टैंडर्ड्स को हाई बता रहा है और असल लाइफ के स्टैंडर्ड लो है, उनको माइनस कर दो। तो अब जीडीपी ही एक बेहतर मेजर बन जाएगा। ये बेटे न्यू म्यू समझ आया या कोई थोड़ा सा इसमें कोई ग्लिच है? बेनिफिट्स इसके क्या हैं जी? इट इज एन अटेम्प्ट टू इंप्रूव द मोस्ट कॉमन मेजर ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड्स, दैट इज जीडीपी इटसेल्फ। प्रॉब्लम्स डिफिकल्ट टू फाइंड फिगर्स फॉर कंपैरिजन, ये आपको नेट पे भी बहुत मुश्किल से मिलेंगे न्यू म्यू फिगर्स। लॉट ऑफ गेस वर्क इज इन्वॉल्व, ठीक है, टू एस्टिमेटेड इन इकोनॉमी एंड एक्सटर्नल कॉस्ट एटसेट्रा, तो इनएक्यूरेट हो जाता है। समझ आ गया बच्चों? ये हमने दो और इंडिकेटर्स बता के उनको लिविंग स्टैंडर्ड्स के, और अब हम दे रहे हैं जी इवैल्यूएशन। मतलब पहले हमने जीडीपी की कुछ तारीफें की, वो रियल जीडीपी में कन्वर्ट हो सकता है, उसका रियल जीडीपी पर हेड बना सकते हो, उसे एचडीआई में शामिल किया जाता है, उसे न्यू म्यू में शामिल किया जाता है, फिर उसका कुछ फिस्कल डिविडेंड इनकम्स एम्प्लॉयमेंट वाले फायदे इकोनॉमिक ग्रोथ के, कि आमतौर पे कंट्रीज विद हायर जीडीपी पर हेड डू एंजॉय अ बेटर लिविंग स्टैंडर्ड। फिर उसकी हमने कमियां शुरू कर दी, प्रॉब्लम्स देखना शुरू कर दी, हिडन इकोनॉमी मिस कर जाता है, ये नहीं देखता कि मिलिट्री गुड्स बन रही हैं या कंज्यूमर गुड्स बन रही हैं, क्वालिटी ऑफ गुड्स को नहीं देखता, लेजर टाइम को नहीं देखता, एक्सटर्नल कॉस्ट को नहीं देखता, परचेजिंग पावर पैरिटी को नहीं देखता, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को नहीं देखता। ये कर करा के फिर हमने दो दूसरे मेजर कंपैरेटिव दिए। वैल्यूएशन में हमने क्या बोला? इट कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द अबव डिस्कशन दैट जीडीपी इज अ गुड इंडिकेटर ऑफ economic growth or monetary welfare, but other qualitative measures such as HDI and new mu need to be used alongside GDP to include wider perspective. Hence, a combination of quantitative GDP and qualitative indicators gives us a better comparison of living standards. मेरे बच्चों कोई क्वेश्चन? बैक टू द पेपर। मैक्रो इकोनॉमिक्स यहाँ पे कहीं होगा वो पेपर। अब मेरा पेपर बंद हो गया। हाँ जी मेरे बेटा, श्योर जी। मोहम्मद, मोहम्मद कुछ कह रहे थे आप? यस सर। जी जी बताएं। सर मैं कह रहा आगे सर मैं ऐसा क्लियर है। क्लियर है, क्लियर है। अच्छा, मैंने कहा आप कह रहे हैं खैर है। ओके ओके, तो हमने पेपर जी कर सर। लिया जी, ठीक है। हमने ये अक्टूबर 19 का पेपर का एक क्वेश्चन अभी पूरा कर लिया। कल हमने दो किए थे, yesterday I mean in the class। इसको मैं दोबारा सही तरीके से खोलूं। We did two in the class yesterday and let me fix this documents वगैरह, क्योंकि every time it takes some time। राइट जी, सो अब हमारे पास जरा नोट करें, 6 में से 2 की चॉइस है इन दिस पार्ट बी। तो हमने पहला क्वेश्चन मार्केट फेलियर्स वाला, इकोनॉमिक एफिशिएंसी वाला कल थॉरली किया था। इसकी एक वीडियो भी मैं पोस्ट कर दूंगा सेपरेट इकोनॉमिक एफिशिएंसी की, ताकि आप लोगों को इसमें कोई मसला ना आए। फिर हमने एमयू एनालिसिस से डिमांड कर्व कैसे निकलता है, और इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस डिमांड कर्व क्या हमेशा नीचे स्लोप होता है, वो भी प्रॉपर डिटेल में किया था, नॉर्मल, इंफीरियर और गिफिन का। फिर हमने नंबर 5 क्वेश्चन किया। अब देखिए बेटे क्वेश्चन नंबर 6, आपको ये सारा कुछ मेरे नोट्स में से बड़ी आसानी से कॉमन क्वेश्चंस की फॉर्म में मिलता जाएगा। अब देखिए नंबर 6 क्वेश्चन, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट एंड रियल वेज क्लासिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, कितनों को इसमें थोड़ा सा ग्रिप है? हमने कुछ ही दिनों पहले किया था। आई नीड टू नो योर कॉन्सेप्ट्स हियर। यस सर थोड़ा बहुत है। हु इज दैट? अजहर? सर 50-50 है। अच्छा ठीक है अजहर, ठीक है ठीक है। अभी देखो, दोबारा मैंने नोट्स खोले, दैट्स हाउ यू गोना प्रिपेयर। ठीक है, किधर गया मेरे नोट्स? अब क्या होंगे? ये नहीं, ये वाले जी। तो सीधा हम अनएम्प्लॉयमेंट के यूनिट पे जाएंगे, ठीक है, विच इज नंबर 6, राइट आफ्टर द पॉलिसीज यूनिट।
इन दो यूनिट से मिक्स करके क्वेश्चन ए बी पार्ट बनाया गया है। ये देखिए जी, अनएम्प्लॉयमेंट। तो उसने क्या पूछा आपको क्वेश्चन में, मैं एक बार फिर आपको क्वेश्चन की शक्ल दिखा दूं। एक्सप्लेन सॉरी explain the difference between frictional unemployment and real wage या classical unemployment। 12 मार्क्स। तो मार्क्स स्कीम क्या कहेगी, अनएम्प्लॉयमेंट का इंट्रोडक्शन, गिव दिस किड 3 to 4 मार्क्स। फ्रिक्शनल प्रॉपर डिटेल में 4 मार्क्स। क्लासिकल रियल वेज 4 मार्क्स। और उनको क्लियरली डिफरेंशिएट कर सके, एंड पे एक इवेल्युएटिव कमेंट दे के कैसे दोनों डिफरेंट है, तो आपको 12 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। सो आर यू अंडरस्टैंडिंग द मार्क स्कीम हियर। लेवल 1 नॉलेज, व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट, थोड़ा बहुत उसकी कुछ की टर्म्स वगैरह बता दे। फिर फ्रिक्शनल क्या होती है डिटेल में 4 मार्क्स ले ले। फिर क्लासिकल क्या होती है डिटेल में 4 मार्क्स, लेकिन मैं आखिरी 2 मार्क क्यों दूंगा, अगर मुझे क्लियरली दोनों में डिफरेंशिएट कर सके, क्योंकि मैंने क्वेश्चन में डिफरेंशिएट करने का कहा है। समझ आ गई बात बच्चे? यस, बेसिक यस सर। क्वेश्चन समझ आ गया, तो लेट्स गो ऑन नाउ। सबसे पहले जी, ये जो ऊपर की आपकी अनएम्प्लॉयमेंट का टाइप्स एंड कॉजेस से पहले कुछ 6 लाइनें लिखी हुई हैं। दिस इज गोइंग टू गिव यू द लेवल 1 स्कोर। अनएम्प्लॉयमेंट is when people are willing and able to work but cannot find a job। अब थोड़ा सा improvise करो, लिखो इसमें। So making housewives who are unwilling to work not part of unemployed people, making those who are disabled because they're unable to work not part of unemployed people। थोड़ा सा अच्छा लगा है। फिर जी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉर्मूला सर जी जी जी। सर रिपीट करें जो अभी आपने अच्छा, एक्स्ट्रा मुझे ऐड की बताओ, है। आपकी मदर काम करती है कि नहीं अजर? इज शी यस वर्किंग सर। वुमन? शी इज। अच्छा, लेट्स से एनी वन योर अंकल, कोई जिनकी वाइफ काम ना करती हो, कैन यू टेल मी, कोई है ऐसे? अच्छा, नहीं आपकी सर। फैमिली में लोग ज्यादा जॉब करते हैं। लेट्स से आपकी मदर जॉब ना करती होती, तो वो अनविलिंग टू वर्क थी, हाउस वाइफ थी। इन यस दैट सर। केस वी कैन नॉट कॉल हर अनएम्प्लॉयड, शी इज अनविलिंग टू वर्क, वो डेफिनेशन से बाहर निकल गई। गॉट द पॉइंट? यस सर। इसी तरह एक आदमी एबल ही नहीं है करने को, उसका कोई मेजर कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है या कोई मेंटल डिसेबिलिटी है, वो अनएबल टू वर्क है, तो वो भी बिकॉज ऑफ दैट हैंडीकैप इज नॉट पार्ट ऑफ द अनएम्प्लॉयड। समझ आ गई बात? यस सर समझ या आ गया। फिर आप बताएं जी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉर्मूला number unemployed over total labor force into 100, whereas labor force is compiled by calculating both employed and unemployed। समझ आ गया? यहीं पे आपका लेवल 1 खत्म हो गया है। एहतियातन बता दें कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कैन बी कैलकुलेटेड थ्रू लेबर फोर्स ओवर पॉपुलेशन ऑफ वर्किंग एज इनटू 100। किसी बच्चे को इन 4 मार्क्स में प्रॉब्लम्स, अब ऑब्वियसली डेफिनेशंस वगैरह फॉर्मूलाज आपको याद करने पड़ेंगे। आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द कॉन्सेप्ट्स। इन माय ओपिनियन ये हम दूसरी तीसरी बार कर रहे हैं, तो मेक श्योर कि यू लर्न इट वेल। सबको यहां तक क्लियर है? तो मैं आगे मूव करूं। ओके जी, अब हम चलते हैं पहली पे, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो आप लिखें जी, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, नीचे नोट देखें, इज द वन दैट गवर्नमेंट डज नॉट वरी अबाउट, इट्स अ माइल्ड सॉर्ट ऑफ लेस कंसर्न concerning unemployment form। It includes further three types, such as search, voluntary unemployment. This is when people leave a job or are made redundant and they take their time looking for a better job because they want to improve their career. So, as a result, the period while they're looking for a new job, they are frictionally या search unemployed। क्लियर हो गया मेरे बच्चों? इसी तरह सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, नाम से ही पता लग रहा है, when people are made redundant during off season as there is a temporary switch in consumer expenditure। टूरिज्म की इंडस्ट्री ऐसे, हम पहाड़ों पे समर्स में जाते हैं, वहां जॉब्स क्रिएट हो जाती हैं, सर्दियों में जरा कम जाते हैं तो जॉब्स खत्म हो जाती हैं। फिर जी, कैजुअल अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब फ्रिक्शनल के हिस्से हैं। सम जॉब्स आर ऑफ सच नेचर दैट वर्कर्स कीप गेटिंग अनएम्प्लॉयड बिटवीन जॉब्स। एक्टर्स, ऑथर्स, एक मूवी की एक बुक लिखी, उसके बीच में वो अनएम्प्लॉयड है। सप्लाई टीचर्स लाइक माई सेल्फ, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर ब्रेक आता है, दोबारा कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो 1 महीने के लिए हर साल अगस्त में मैं अनएम्प्लॉयड होता हूँ, तो जॉब की नेचर ऐसी है। सो दीज आर फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट्स।
बच्चों कोई कंफ्यूजन यहां पे? ओके, ये होगी जी फ्रिक्शनल। दूसरा पार्ट उसने पूछा हुआ था क्लासिकल या रियल वेज अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये क्या है जी? This can be due to trade union influence or imposition of minimum wage law by the government. क्योंकि 4 मार्क्स हैं, थोड़ा सा हम बता देंगे। ट्रेड यूनियंस आर पावर ग्रुप्स, प्रेशर ग्रुप्स which are formed by workers uniting and they collectively, आपको लेबर मार्केट में सारा पड़ा है, collectively bargain for higher wages and usually set a minimum wage above equilibrium wage rate. Government sets minimum wage law, ठीक है, for unskilled workers. For example, like shown in the graph below, market wage was W, but trade union negotiated wage union HWU, and government established the law at WM with wage minimum price वाला effect है. At wage union wage minimum, when we go to demand curve for labor, A point पे सिर्फ L1 workers अब hired हो रहे हैं, जबकि सप्लाई अपने आप को बी पॉइंट पे L2 वर्कर्स कर रहे हैं. तो अब इस ग्राफ की एक्सप्लेनेशन पढ़ लें. As seen in the above figure, if minimum wage law or trade union enforce a higher wage than the market wage, L to L workers, one workers will become unemployed. Sorry, you will lose jobs. From L1 to L2 will be the level of unemployment. क्लियर हो गया बच्चों या कोई कंफ्यूजन? यहाँ पे आप स्टेटमेंट दे सकते हैं कि अमाउंट ऑफ या लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट विल डिपेंड अपॉन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर लेबर एंड सप्लाई कर्व्स. बच्चों कोई कंफ्यूजन यहाँ पे प्लीज? ये आपका पूरा आंसर हो गया. अब इवैल्यूएटिव कमेंट में हम क्या बताएंगे कि एज डिस्कस्ड अबव, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इज ड्यू टू वर्कर्स choosing to take a break and finding a better job, ठीक है, referring to search या voluntary unemployment, or due to change in seasons and expenditure by consumers, or the job nature is such that they keep getting unemployed. Whereas classical is a bit more serious. It is due to intervention by trade unions and government imposing a minimum wage law. Firms cost rise and they let some workers go. तो आपने क्लियर कट एक समरी में इसको इवैल्यूएट कर दिया, दोनों में डिफरेंस क्या है. बच्चों बताओ, बड़ा आसान 12 मार्क का क्वेश्चन है. किसी को यहां कंफ्यूजन हो रही हो? बहुत खामोश है मेरे बच्चे. लेट्स मी आस्क देम माई सेल्फ नाउ. जी मोमिना, ऑल क्लियर? जी सर. वंडरफुल. व्हाट अबाउट रिदा, मोहम्मद, मेरीन, उमर गफूर? खामोश बच्चा. क्लियर है मेरे उमर? उमर, आर यू देयर? क्लियर है आपको? ये देखो, ये इवेंट कर रहा है मेरा बच्चा. इज जस्ट लॉक्ड ऑन एंड इज नॉट लिसनिंग टू अस. मुझे अंदाजा था. खैर, एनीवेज लेट्स मूव ऑन. मैं जल्दी से आप लोगों की अटेंडेंस भी लगा रहा हूँ. मोहम्मद बिन उजैर, मेरीन, तारिक. मेरीन, व्हाई डज योर ब्रदर नॉट जॉइन यू? सर वो स्कूल गया हुआ है, उनका कोई शूट था आज, घर नहीं है. अच्छा 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 अच्छा. 1 2 3 4. और पांचवा कौन है जी? अजहर. उमर एक बार बोल दें ताकि मैं आपकी अटेंडेंस लगा दूं, अदरवाइज आई वोंट मार्क योर अटेंडेंस. ओके जी, चलें, मर्जी आपकी. तो ये हो गया जी हमारा क्वेश्चन. किसी बच्चे को क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं है, राइट? सेकंड पार्ट जी इसका, इवैल्यूएट द पॉलिसीज अवेलेबल टू अ गवर्नमेंट टू रिड्यूस द लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट. तो इससे अगेन आपको स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट पूरी बता देंगे. अब दोबारा अनएम्प्लॉयमेंट को डिफाइन करना, वो सारी की टर्म्स नॉट नीडेड, आपने पहले पार्ट में कर दी हैं. तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट को काफी डिटेल में बता के समझें. 4 मार्क्स उसके हैं और कोई 2 पॉलिसीज रिक्वायर्ड होगा 4 4 मार्क्स के लिए, और फिर इवैल्यूएटिव कमेंट 13 मार्क्स के लिए. लेकिन आप 3 कर दीजिएगा, ठीक है? तो साथ साथ चलते हैं और इसको जल्दी से खत्म करते हैं. आखिरी क्वेश्चन आई विल से डोंट डू इट बिकॉज इट्स फ्रॉम दैट क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, जो कई बच्चों ने पढ़ी भी नहीं थी और जरा मुश्किल है. अलबत्ता पार्ट बी आसान है पॉलिसीज में से, लेकिन ट्राई एंड डू द क्वेश्चन दैट यू नो बोथ पार्ट्स वेरी वेल. आपके पास 5 बहुत आसान है, 6 बहुत आसान है, 1 2 and 3 बहुत आसान है. सो यू हैव, you're spoiled for choice basically. So let's now go back to structural. देखो, इसी बहाने पास्ट पेपर ज्यादा अच्छी रिवीजन मुझे नहीं मालूम.
Structural unemployment. It's one of the major forms of unemployment which worries the government when demand for a whole industry's products falls. This could be due to many reasons as stated below. Number one, A part, technological unemployment. This is due to change या advances in technology and workers' skills become outdated. For example, word processors आए तो typist unemployed, robots आए तो factory workers को निकाल दिया गया, ATMs आए तो bankers को निकाल दिया गया. तो ये है technological unemployment. उसका दूसरा हिस्सा स्ट्रक्चरल का, टेक्नोलॉजिकल के बाद चेंज इन फैशन टेस्ट ट्रेंड्स एटसेट्रा. हैंडीक्राफ्ट्स, होममेड कारपेट्स, कॉटेज इंडस्ट्रीज कई और भी वैसे भी ओवरऑल फैशन टेस्ट चेंज होते रहते हैं. तो ओवर टाइम कुछ इंडस्ट्रीज की डिमांड गिर जाती है, वो लेस पॉपुलर हो जाती हैं, तो उसकी रिलेटेड स्किल्स ऑफ वर्कर्स आर आल्सो मेड रिडंडेंट. फिर उसका एक आखिरी हिस्सा इंटरनेशनल अनएम्प्लॉयमेंट, व्हेन एन इंपोर्टेड गुड या सर्विस रिप्लेसेस अ लोकल प्रोडक्ट. आप एग्जांपल दें, चाइना एंड जापान हैव कॉज्ड a lot of structural unemployment in Europe and America, especially in American Detroit. Car industry was virtually destroyed by the availability of cheap and good quality economical Japanese गाड़ियाँ जो गई थी वहाँ पे Japanese cars. So as a result there became a lot of structural unemployment there. फिर जी आखिरी इसका हिस्सा है रीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. इफ majority of declining industries are located in one particular region, जैसे हमारी स्पोर्ट्स गुड्स सारी सियालकोट में, अगर वर्ल्ड वाइड स्पोर्ट्स गुड्स की डिमांड गिरती है तो सियालकोट विल बिकम रीजनली अनएम्प्लॉयड. तो ये चार हिस्से हर का आपको एक एक मार्क मिलता जाएगा. किसी को स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में मसला आ रहा हो? ओके, तो अब यहीं पे हम करते हैं क्या पॉलिसीज गवर्नमेंट यूज कर सकती है टू रिड्यूस स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट. एक बार मैं जरा क्वेश्चन की शक्ल देख लूं ताकि मुझे या इवेल्युएट, यानी उसको अपने पॉजिटिव नेगेटिव सब बताने हैं. द पॉलिसीज अवेलेबल टू अ गवर्नमेंट टू रिड्यूस द लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट. तो आप सबसे पहले करें जी टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट. In case of technological unemployment, a government will welcome the advances of technology. Hence, it's not a bad form of unemployment because it creates more than very जितनी अनएम्प्लॉयमेंट करती है उससे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती है. सो इफ द वर्कर्स कैन अपडेट देयर स्किल्स they can find better jobs. Hence, the government should start education and training programs to make workers more occupationally mobile. If they train them on the latest technology, robotics, IT related skills, ठीक है. So as a result, those workers who were made unemployed can seek jobs in the new technological sector of the economy. कोई confusion मेरे बेटा? ट्रेनिंग एंड एजुकेशन का हमने यहाँ पे किया है, कोई मसला? अब इसकी डाउन साइड जी. However, this training may be costly and government may not have the right infrastructure to train workers. Also, their budget will go into deficit and there will be an opportunity cost of other areas of spending like healthcare, etc. ठीक है? Hence, there will be a lot of time delays. It will take time for workers to get educated and trained on the new skill, and it may be a little bit late for them to find jobs. बट ये समझ आ गया कैसे हमने टेक्नोलॉजिकल का लॉजिकल सा सोल्यूशन यहाँ पे लिया, उसको इवेल्युएट कर दिया. कोई मसला बच्चों? प्लीज प्लीज लेट मी नो बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आई नो दैट यू अंडरस्टूड इट. सही क्लियर है. ओके, वेरी गुड. चेंज इन फैशन टेस्ट ट्रेंड, दिस इज ओनली नेचुरल. ठीक है, अलबत्ता व्हाट द गवर्नमेंट कैन डू इज दोज वर्कर्स हु स्किल्स हैव बिकम out of demand, they're not being hired because the fashion has changed. तो गवर्नमेंट उनकी ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी बढ़ाए बाय ट्रेनिंग देम इन इमर्जिंग स्किल्स. ठीक है, उनको इमर्जिंग स्किल्स में ट्रेन करें और वक्ती तौर पे सब्सिडाइज कर दें उन इंडस्ट्रीज को जो अब डिक्लाइन हो रही हैं बिकॉज ऑफ चेंज इन फैशन टेस्ट, ताकि वर्कर्स को इतना टाइम मिल जाए कि वो दूसरी किसी इमर्जिंग इंडस्ट्री की स्किल लेके उधर चले जाए. Again, subsidies and training will be costly, it will take time, may make the declining firms stay for a longer period, hence burden on economy. ठीक है, समझ आ गया कैसे हमने साथ साथ इवेल्युएट किया. अब थोड़ा सा आप लोग मुझे करवाएं. इंटरनेशनल अनएम्प्लॉयमेंट, बाहर से गुड आ रही है, सर्विस आ रही है, लोकल गुड्स को मार दे रही है, अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है. व्हाट कैन द गवर्नमेंट डू? लेट्स से मोहम्मद. मोहम्मद क्या करे गवर्नमेंट इसके बदले में? What, how can they kind of make the local goods sell more?
टैरिफ लगा दें। यस, इसका वर्ड है प्रोटेक्शनिज्म। अच्छी तरह बताओ अब क्या करेगी गवर्नमेंट? सर एक सेकंड पीछे अजान हो रही है, अजान तो मुझे भी बता दो। ओके, श्योर श्योर श्योर। सर टैरिफ लगाएंगे तो इंपोर्ट जो होंगे वो महंगी लगेंगी, तो लोग फिर बेचेंगे लोकल गुड्स। चले, बेसिक आपने सही बता दिया, लेकिन यूज प्रोटेक्शनिज्म लाइक टैरिफ्स, quotas, embargoes to make sure that the good and service that is replacing local ones does not even enter the country or enters in less quantity or becomes expensive. Each case, local goods will become more competitive. The unemployment will reduce. However, this will result in नुकसान क्या होगा इसका मोमिना प्रोटेक्शनिज्म लगाने का? जो हम अगले कंट्रीज पे टैरिफ कोटास लगा रहे हैं तो हमें क्या नुकसान होगा? सर वो रिलेशंस वगैरह अदर कंट्री से खराब हो जाएंगे, वो भी हमारे हम जो एक्सपोर्ट करेंगे उसके ऊपर शायद मतलब इन रिटेलिएशन वो भी रिटेलिएशन उसके में ऊपर सुनना टैक्स चाहता था, वगैरह लगा दें। शाबाश शाबाश। और अगर डिमांड इनइलास्टिक है गुड की तो टैरिफ विल नॉट बी सक्सेसफुल बिकॉज महंगे होने के बावजूद लोग, हाँ जी, और हाई प्राइसेस पे ही लोगों को ये खरीदनी एएस वाला पड़ेगी। सारा पार्ट समझ आ गया ना? इजी। जी सर। Yes, now let's go to the last one, declining industries. What can we do about them, Rida Yazdani? What can we do about declining industries? गवर्नमेंट क्या करे इनके बारे में? वर्कर्स के लिए क्या करे? सर हम सब्सिडी दे दें, सब्सिडीज उनकी दें, ट्रेनिंग बहुत पे अच्छे। स्पेंड कर दें ताकि You वर्कर्स जो है वो you've nailed ज्यादा it. प्रोडक्टिव होंगे, हाँ, उनको कॉस्ट कम पड़ेगी तो फर्म्स एम्प्लॉय करेंगे। यूं करें, सब्सिडीज कर दें इनको डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री को ताकि इतना टाइम मिल जाए वर्कर्स को कि दूसरी इंडस्ट्रीज पे स्विच कर जाएं। ये वही सनसेट इंडस्ट्रीज है ना। सेकेंडली इनके खिलाफ भी प्रोटेक्शन लगा सकते हैं, या फिर आप वर्कर्स को नई स्किल्स पे ट्रेन करा दो। ईच केस योर वर्कर्स विल बिकम मोर जियोग्राफिकली ऑक्यूपेशनली मोबाइल and as a result this kind of unemployment can be reduced. However, again it's costly, takes time, and declining industry को support करना is economically not efficient. तो एंड पे ये हमने कर दिया कि देर आर वेरियस पॉलिसीज अवेलेबल। हमने बेसिकली 3 पॉलिसीज में खेला है, सब्सिडीज, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, प्रोटेक्शनिज्म। फॉलो कर रहे हो तो 2 रिक्वायर्ड थी, हमने 3 कर दी, इवैल्यूएट भी कर दी। एनी कंफ्यूजन मेरे बच्चों? सर यस। सर आपने इसमें प्रोटेक्शनिज्म की का डी पार्ट है सर, इसमें प्रोटेक्शनिज्म कैसे यूज हो रहा है? बेटे प्रोटेक्शनिज्म का मेन फायदा यही था ना, याद है? सनसेट इंडस्ट्रीज। यस सर। हाँ, जैसे हमारी टेक्सटाइल बंद हो रही थी, गवर्नमेंट ने इसको प्रोटेक्ट किए रखा, अब टेक्सटाइल दोबारा बूम कर रही है। या वो इंडस्ट्री बूम कर जाएगी, वापस उसका फैशन आ जाएगा, ठीक है ना? या फिर वर्कर्स को टाइम मिल जाएगा दूसरी स्किल पे जाने का। गॉट इट नाउ? यस सर। सो दैट इज द